हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार मध्य से आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के अध्याय नंबर 1 को, जिसे हम जीवों में जनन कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि जीवों में जनन वाले अध्याय को एनसीईआरटी ने 2 भागों में बांट रखा है। पहले भाग में एनसीईआरटी ने इस अध्याय में अलैंगिक जनन के बारे में बताया हुआ है। दूसरे भाग में एनसीईआरटी लैंगिक जनन के बारे में बताया है इस अध्याय में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर नंबर 5 में अलैंगिक जनन वाले पार्ट को पूरी तरह से विस्तृत जानकारी देते हुए आप लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया। अब बचा है हमारा दूसरा पार्ट, जिसे हम लैंगिक जनन वाला पार्ट कहते हैं। तो चलिए अब हम इस पार्ट की शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले हम इसे देखते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादक युग्मक गैमीटों का निर्माण शामिल है। देखिए यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि जो भी जीव हैं जो लैंगिक जनन को शो करते हैं या अपने जनन की प्रक्रिया में लैंगिक जनन दिखाते हैं, उन जीवों का भिन्न जीवों में, मतलब उन जीवों के भिन्न भिन्न जीवों में या विपरीत लिंग या उनके विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा क्या होता है, नर और मादक युग्मक का निर्माण करना होता है या निर्माण शामिल होता है। चलिए आगे हम एक फिगर से इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन देख रहे हैं हम किसमें, मानव में। इस फिगर को पहले हम देखते हैं, ठीक है। देखो मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखिए आप मानव में लैंगिक जनन जो होता है वो विपरीत लिंग के द्वारा होता है, विपरीत लिंग के द्वारा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग मिलकर इस जनन को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विपरीत लिंग आपका क्या है, नर और मादा, या आप कहें मादा या नर। अब इनको करना क्या है, जो एनसीईआरटी ने पहले आपको बताया कि इनको क्या करना है, अपने गैमीट्स या अपने युग्मक जिसे आप कहते हैं उसे पहले अपना निर्माण करना है। तो यहाँ पे देखिए मादा ने अपने युग्मक का निर्माण किया, नर ने अपने युग्मक का निर्माण किया। अब देखिए इसके बाद क्या कहती है एनसीईआरटी, यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। अब आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि जो युग्मक जीव के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, यह युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज क्या बनाते हैं, युग्मनज, जिसे हम इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। तो अब पहले क्या हुआ था कि विपरीत लिंग के जीव जो थे वो क्या किए थे, अपने युग्मक का निर्माण किए। फिर उस जो युग्मक का निर्माण हुआ, अब वो युग्मक मिलके एक युग्मनज क्या कहते हैं, इसे कहते हैं युग्मनज, या इसे जाइगोट को निर्माण किया। अब यही जाइगोट आगे चल के क्या करते हैं, जिससे आगे चल के नए जीव का निर्माण होता है। अब ये जो युग्मनज जो होते हैं यही आगे चल के किस में परिवर्तित होते हैं, एक नए जीव में। यहाँ पे देखिए आपको इस फिगर में यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो है मादा है और नर है। ये 2 विपरीत लिंग के जीव हैं, जिसे आप मानव जीव कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपने युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, जिसे आप नर और मादा युग्मक या इसे गैमीट कहते हैं। अब ये युग्मक आपस में मिलके युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट आगे चल के नए जीव का निर्माण कर रहे हैं, या जिसे हम कहते हैं नर या मादा जीव को उत्पन्न करेंगे। कौन करेगा, ये जो युग्मनज थे यही आगे चल के
नर या मादा जीव में कन्वर्ट हो जाएंगे या बदल जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें हमारे किस जनन में होती है? लैंगिक जनन में होती है। और यह सारी चीज़ें आप हर लैंगिक जनन के प्रक्रिया में देखेंगे, चाहे वो मानव का हो चाहे वो प्लांट्स का हो। इसी तरह से क्या होगा, विपरीत लिंग के जो जनक होंगे वो क्या करेंगे? युग्मक का निर्माण करेंगे और वो युग्मक आपस में मिलके युग्मनज का निर्माण करेंगे और वही युग्मनज आगे चल के एक नए जीव का निर्माण करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। आप लोगों ने देखा था कि अलैंगिक जनन में होता क्या था? कोशिका का विभाजन हो जाता था या फिर कलिकाओं का उत्पन्न होना आप लोगों ने देखा था वहाँ पे। तो वो चीज़ें क्या थी? वहाँ का जो प्रोसेस था वो फास्ट था, वहाँ की जो प्रोसेस था वो फास्ट था, या जिसे आप प्रक्रिया कहते हैं, वहाँ की प्रक्रिया जो थी वो थोड़ी तेज़ थी या आप कहें फास्ट थी। ठीक है, लेकिन ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं ये जटिल होती हैं थोड़ी सी, इसी वजह से ये धीमी प्रक्रिया कही जाती हैं। किसके तुलना में? अलैंगिक जनन की तुलना में। चलिए अब हम शुरू करते हैं और आगे एनसीईआरटी को पढ़ना। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणामस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। देखिए, आप लोगों ने जब अलैंगिक जनन पढ़ा था तब आप लोगों ने देखा था कि जो भी नए जीव या जो भी नए जीव उत्पन्न होते थे अपने जनक से, वो क्या होते थे? एकदम सामान्य होते थे, जिसे आप लोगों ने क्लोन कहा था। लेकिन अगर यहीं पे हम लैंगिक जनन में देखते हैं तो लैंगिक जनन के द्वारा संपन्न, जो लैंगिक जनन के द्वारा संतति जो है उत्पन्न होती है वह संतति अपने जनक से क्या नहीं होती है? समरूप नहीं होती है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी कि नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। देखिए, आपस में भी समरूप नहीं होती है का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे आप लोगों ने अमीबा में देखा था कि वहाँ पे कोशिका का द्विखंडन जब होता था तो वो जब दो भागों में टूटता था एक कोशिका, तो वो दोनों भाग आपस में क्या रहते थे? समरूप दिखाई देते थे और उनका जनक भी उसी तरह से दिखाई देता था। अपने जनक से भी क्या रहते थे? समरूप रहते थे और आपस में जो संतति रहते थे वो भी एक दूसरे के क्या रहते थे? समरूप रहते थे। लेकिन आपको लैंगिक जनन के द्वारा संतति जो उत्पन्न होगी इसमें ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें जो संतति उत्पन्न होगी लैंगिक जनन के द्वारा वह संतति ना तो अपने जनक के समरूप होगी और ना ही अपने आपस के जीवों में जो संतति उत्पन्न होगा, जो आपस के लोग होंगे, जैसे कि मान लीजिए एक पिता और माता के दो बच्चे, तो वो जो दो बच्चा होगा वो दोनों बच्चे आपस में समरूप नहीं होंगे और ना तो वो दोनों बच्चे में से कोई भी बच्चा अपने मम्मी या पापा के समरूप होगा। अब ये क्यों नहीं होता वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, पादप जंतु तथा अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकारिक आंतरिक संरचनाओं और शारीरिक क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब यह लैंगिक जनन या प्रजनन जिसे कहते हैं हम लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि जो पादप हैं, जो जंतु हैं और जो फंजाई हैं, आप लोगों ने वर्गीकरण किया हुआ है सभी जीवों का। तो आप इन जीवों में अगर बात करते हैं पादप में, जंतु में और फंजाई में,
जैसे वैद्यपूर्ण जीवों के अध्ययन अगर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बाहरी रूप से, बाहर से और अंदर की रचनाओं में ये भले ही एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन या जिसे कहते हैं परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। जैसे कि आप देखें, आप मानव को देखिए और किसी जानवर को देखिए, जैसे कि आप बंदर को ले लीजिए। ये दोनों बाहरी आकार से और आंतरिक संरचनाओं से दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इनकी लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन की प्रक्रिया को जब देखेंगे आप, तो इनकी उस प्रक्रिया को आप देखेंगे जब, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, मेल खाते हैं। कहेंगे कि एक दूसरे के पैटर्न को अपनाते हैं। जिस तरह से मानव लैंगिक जनन करता है, उसी तरह से जो बंदर होते हैं वो भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। आइए सबसे पहले उन समान विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि लैंगिक जनन में आकार की संरचनाएं जो बाहरी हैं और जो आंतरिक संरचनाएं हैं वो अलग होंगी, चाहे वो संतति की अपने जनक से हो या दो संतति में आपस की हो। लेकिन अब आइए कुछ ऐसी विशेषताएं भी देख लेते हैं जो इनमें एक दूसरे के सामान्य पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं वो विशेषताएं क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। देखिए, जो भी जीव लैंगिक जनन की प्रक्रिया को दिखते हैं या लैंगिक जनन की प्रक्रिया को करते हैं या लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने संतति को जन्म देते हैं, वो सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी है उसी वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रवस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रवस्था कहलाती है। यह प्रवस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। एक बार इसको पूरी लाइन फिर से पढ़िए। देखिए, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रवस्था कहलाती है या कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रवस्था कहलाती है। यह प्रवस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, किशोर अवस्था जो होती है ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया को शो करने वाले सभी जीवों में सामान्य होती है। होता क्या है ये किशोर अवस्था? होता क्या है, देखिए, आपका किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जब आप जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद आपका क्या होता है, ग्रोथ होना चालू हो जाता है, या आप क्या करते हैं, परिपक्व होने वाले क्या करते हैं, आप जब ग्रोथ करना चालू कर देते हैं अपना, तो आप एक ऐसा समय आता है कि आप परिपक्व हो जाते हैं। तब आप क्या करते हैं आप लैंगिक जनन या जनन की प्रक्रिया को करने लायक हो जाते हैं। तो इस बीच का जो काल होता है, वृद्धि का यह जो काल होता है, जन्म से लेकर परिपक्वता के बीच की जो वृद्धि का काल होता है, इसी काल को हम किशोर अवस्था कहते हैं। किसमें? जंतुओं में। और अगर हम वहीं पादपों में बात करते हैं इसी अवस्था का, तो उसे हम कायिक प्रवस्था कहते हैं। ठीक है। अब यह प्रवस्था विभिन्न जीवों में सभी जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया को शो करते हैं, उन सभी विभिन्न जीवों में विभिन्न अलग अलग अवधि की होती है। कुछ जीवों में जन्म से लेके कुछ ही वर्ष के बाद
उनमें परिपक्वता आ जाती है। लेकिन कुछ जीवों में क्या होता है कि जन्म लेने के कई वर्षों के बाद परिपक्वता आती है। तो इस बीच का जो वृद्धि काल होता है उसी को आप किशोरावस्था कहते हैं जंतुओं में, और कायिक प्रवस्था कहते हैं किसमें, पादपों में। तो ये अवधि जो है विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। जैसे कि आप लोगों की जीवन अवधि अलग अलग पाई जा रही थी सभी जीवों में, उसी तरह से ये जो अवधि होती है अप्रवस्था होती है, ये अलग अलग पाई जाती है। चलिए आगे और हम बात करते हैं इसके बारे में। किशोरा अवस्था या कायिक प्रवस्था की समाप्ति ही जनन प्रवस्था का आरंभ है। देखिए, जब आप परिपक्व होते हैं तब आपका कौन सी अवस्था चालू होती है, ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए, आपका जन्म हुआ और आपकी वृद्धि होती है और एक ऐसा समय आता है कि आप परिपक्व हो जाते हैं, और जब परिपक्व होते हैं तो आप जनन की प्रक्रिया को करने के लायक या हो जाते हैं, करने के लायक हो जाते हैं। तो जब आप जनन की प्रक्रिया को करने लायक हो जाते हैं उस काल को हम जनन प्रवस्था कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किशोरा अवस्था की समाप्ति होती है तभी जनन प्रवस्था का आरंभ होता है। हम ये कह सकते हैं ना कि जब किशोरा अवस्था खत्म होता है तब क्या होता है, जनन प्रवस्था क्या है, ये चालू होता है। मतलब कि जनन प्रक्रिया आप कब शुरू करते हैं, जब आप परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन परिपक्व होने के पहले का जो काल होता है वह क्या कहलाता है, किशोरावस्था। लेकिन जब परिपक्व होने के बाद का जो काल होता है आपका शुरू, उसी को हम जनन प्रवस्था कहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। इस प्रवस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। अगर वहीं पे आप पादपों में बात करते हैं तो ये आसानी से तब देखा जाता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, पुष्प आने लगते हैं। कौन सी प्रवस्था आसानी से देखी जाती है, जब उनमें पुष्प आने लगते हैं पादपों में, वह अवस्था है जनन प्रवस्था। ठीक है, अब इसके बारे में और भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया करके इस वीडियोस को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।